रात के ठीक 12:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो पहले तो मुझे लगा कि शायद किसी ने गलत फ्लैट पर हाथ रख दिया। इतनी रात को कौन आता है भला। एक पल को मन में यह भी आया कि दूध वाला होगा, कल सुबह की जगह आज ही हिसाब लेने चला आया होगा। उम्र के साथ आदतें भी अजीब हो जाती हैं। हर असामान्य चीज़ को सामान्य ठहराने की कोशिश करती रहती हैं। मैं धीरे धीरे उठी, घुटनों में हल्की अकड़न थी, फिर भी दरवाजे तक गई। बाहर बरामदे की लाइट पीली सी झिलमिला रही थी। दरवाज़ा खोला तो सामने मीनाक्षी खड़ी थी, मेरी पड़ोसन, जो रोज़ शाम को बालकोनी में तुलसी को पानी देते हुए मुझसे मौसम की बातें करती थी। पर आज उसके चेहरे पर मौसम नहीं, कोई बोझ था। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिसे वह ऐसे पकड़े हुई थी जैसे कोई सबूत पकड़े हो। उसने आइए या बैठिए कुछ नहीं कहा, बस बिना मेरी आंखों में देखे वह स्क्रीन मेरी तरफ बढ़ा दी। वीडियो पहले से चल रहा था। रोशनी, सजावट, फूलों का मंडप और फिर कैमरा स्टेज पर ठहरा। मेरी बहू सजी हुई, मुस्कुराती हुई, माथे पर सिंदूर की सीधी चमकती रेखा, गले में नया मंगलसूत्र, और उसके बगल में खड़ा एक आदमी विश्वास से भरी आवाज में किसी से कह रहा था, मेरी पत्नी राधिका। उन 3 शब्दों ने जैसे कमरे की सारी हवा खींच ली। मैं स्क्रीन देखती रही, एक बार नहीं कई सेकंड तक, जैसे दिमाग उस दृश्य को समझने से इनकार कर रहा था। मुझे लगा शायद कोई गलतफहमी होगी, कोई पुराना वीडियो होगा, कोई नाटक, कोई मजाक, लेकिन तारीख साफ दिख रही थी आज की। उसी क्षण मुझे यह भी समझ में आ गया कि मीनाक्षी यहाँ क्यों खड़ी है और क्यों उसकी उंगलियां टैबलेट के किनारे को कसकर पकड़े हुए हैं। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, उसने भी कुछ नहीं कहा। बस जब वीडियो खत्म हुआ तो मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, धन्यवाद। वह चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही घर की खामोशी कुछ और भारी हो गई। मैं सोफे पर नहीं बैठी, मैं रोई भी नहीं। आंसू जैसे कहीं रास्ता भूल गए थे। बस एक अजीब सी ठंडक सीने में उतर आई थी। बत्तियां बुझी थी, पर मुझे अंधेरा बाहर से ज़्यादा भीतर महसूस हो रहा था। उस रात में टूटी नहीं, पर मेरी 32 साल की चुप्पी, जो हर समझौते, हर अपमान, हर त्याग पर चुप रही थी, वह पहली बार दरक गई। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि चुप रहना हमेशा सहनशीलता नहीं होता। कभी कभी वह अपने ही अस्तित्व से विश्वासघात भी होता है। मेरा नाम शारदा त्रिपाठी है, उम्र 67 वर्ष। वाराणसी के उस पुराने मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ गलियाँ इतनी संकरी है कि 2 लोग साथ चले तो कंधे छू जाए, पर दिल इतने बड़े हैं कि दुख सुख की आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस नहीं जाती, किसी न किसी के कानों तक पहुंच ही जाती है। मैं कभी सिलाई शिक्षिका थी। घर के बरामदे में 4 मशीनें रखी होती थी। दोपहर होते होते आस पड़ोस की लड़कियां आ जाती थी। किसी को फूल लगाना सीखना होता, किसी को ब्लाउज की फिटिंग ठीक करनी होती थी। मेरे लिए वह सिर्फ काम नहीं था, आत्मसम्मान था। पति के जाने के बाद वही मशीनें मेरे जीवन का सहारा बनी। मैं भी उन औरतों में से नहीं रही जो हाथ फैलाना सीख जाती है। मैंने सिखाया, कमाया और अपने इकलौते बेटे को इस भरोसे के साथ बड़ा किया कि उसे कभी यह महसूस न हो कि उसके सिर से पिता का साया उठ गया है। मेरे स्वभाव में आत्मसम्मान है, पर दिल बहुत कोमल है। किसी की आवाज़ में जरा सी उदासी सुन लो तो रात भर नींद नहीं आती। शायद यही वजह है कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ सह लिया, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। मेरा बेटा अभिषेक, वह मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा था। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और माँ के लिए कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील। जब उसे बेंगलुरु की एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिली थी तो पूरे मोहल्ले ने मिठाई खाई थी। उसने
पहली सैलरी का आधा हिस्सा मेरे खाते में डाला था और फ़ोन पर कहा था, माँ अब आप मशीन कम चलाया कीजिए, आपकी उंगलियां थक जाती हैं। मैं हंस दी थी। अभी तेरी शादी करनी है बेटा, तब आराम करूंगी। वह जहां भी रहा हर रविवार वीडियो कॉल करता, नई नई तकनीकों की बातें करता, ऑफिस की राजनीति पर हंसता, पर जब भी बात मेरी मेहनत पर आती उसकी आवाज़ में वही पुराना बच्चा झलक जाता। माँ दवा समय पर ली? वह सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, मेरी संघर्ष की जीत था, और शायद इसी गर्व ने मुझे थोड़ा अंधा भी बना दिया था। राधिका मेरी बहू, भोपाल की रहने वाली, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी, तेज तर्रार, जब पहली बार घर आई थी तो उसकी मुस्कान में अपनापन था। वह माँ कहती तो मुझे सच में लगता कि मेरी गोद एक बार फिर भर गई है। उसके पहनावे में आधुनिकता थी, सोच में भी। वह कहती, माँ आजकल औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मैं उसकी बात से सहमत भी होती, खुश भी। मुझे लगा था कि अभिषेक को समझदार जीवन साथी मिला है, पर समय के साथ मैंने महसूस किया कि उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी, और कभी कभी उन ऊंचाइयों पर खड़े होकर लोग नीचे देखना भूल जाते हैं। उसका व्यवहार हमेशा मीठा रहा, शब्दों में आदर रहा, पर उसके निर्णयों में कहीं ना कहीं गणित ज़्यादा था, भावनाएं कम। उस समय मैंने इसके उसकी व्यवहारिकता समझा। आज सोचती हूँ शायद मैं देखना ही नहीं चाहती थी। और फिर अन्वी, मेरी 9 साल की पोती, उसके जन्म की खबर जब अभिषेक ने दी थी तो फ़ोन के उस पार उसकी हंसी में जो खुशी थी वह आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अन्वी से मेरा रिश्ता दूरी के बावजूद बहुत गहरा था। वीडियो कॉल पर वह अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर हंसती, कहती, दादी आप मेरे लिए क्या लाई हैं? और मैं हर बार कहती, इस बार बनारस से तेरे लिए लाल रंग की चूड़ियाँ। वह मासूम थी, है भी। उसे रिश्तों की राजनीति नहीं आती। उसे बस यह पता है कि दादी की आवाज़ में एक अलग सी गर्माहट होती है। जब वह दादी कहती है तो मुझे लगता है जैसे मेरी सारी थकान उतर गई हो। शायद इसी मासूम आवाज़ ने मुझे इतने साल चुप रखा, और शायद यही आवाज़ मुझे एक दिन खड़ा भी करेगी। अभिषेक के पिता के जाने के बाद घर जैसे अचानक बहुत बड़ा हो गया था। वह दिन मुझे आज भी सब दसा याद है। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, और मेरे 8 साल के बेटे की उंगलियां जो मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़े हुए थी। उस दिन मैंने रोने का समय खुद को नहीं दिया। घर लौटी तो लगा जैसे हर चीज़ मुझे घूर रही हो। खाली चारपाई, अलमारी में टंगे उनके कुर्ते, दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर। उसी रात मैंने तय किया था कि यह घर अब शोक का घर नहीं बनेगा, यह संघर्ष का घर बनेगा। अगले ही महीने मैंने बरामदे में रखी पुरानी सिलाई मशीन साफ की, तेल डाला और दरवाजे पर एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया, सिलाई सिखाई जाती है। शुरू में 2 लड़कियां आई, फिर 4, फिर धीरे धीरे 10। किसी के दहेज के लिए कपड़े तैयार करने थे, किसी को नौकरी के लिए हुनर चाहिए था। मैं सुबह बेटे को स्कूल भेजती, दोपहर में क्लास लेती, रात को ऑर्डर का काम पूरा करती। उंगलियों में सुई चुभती, आंखें जलती, लेकिन दिल में एक जिद रहती, मेरा बेटा किसी के सामने झुकेगा नहीं। 25 साल यूं ही निकाल दिए। अभिषेक पढ़ाई में हमेशा आगे रहा। जब उसे बेंगलुरु की कंपनी से ऑफर लेटर आया तो उसने सबसे पहले मेरे पैर छुए, बोला, माँ अब आपकी बारी है आराम करने की। मैंने हंसते हुए कहा, अभी तो तेरी शादी देखनी है, फिर आराम करेंगे। उसे दूर भेजते समय मेरा दिल कांपा था, पर मैंने चेहरे पर मुस्कान रखी। स्टेशन पर ट्रेन चल पड़ी तो मैं बहुत देर तक हाथ हिलाती रही, जब तक वह धुंधला नहीं हो गया। उसके जाने के बाद घर और खाली लगने लगा था, पर हर महीने उसकी आवाज़ फ़ोन पर गूंजती, माँ यहाँ सब ठीक है। कुछ साल बाद उसने बताया कि ऑफिस में एक लड़की है राधिका,
माँ, वह समझदार है, अपने पैरों पर खड़ी है। मैं उसकी आवाज़ की चमक से समझ गई थी कि बात आगे बढ़ चुकी है। शादी तय हुई, रिश्तेदार आए, घर में फिर से रौनक लौटी। मैंने अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर खुद उसकी शेरवानी का बटन लगाया था। शादी के दिन जब उसने सेहरा बांधा तो मेरी आंखें भर आई, पर वह खुशी के आंसू थे। राधिका जब पहली बार इस घर में बहू बनकर आई तो मैंने उसे गले लगाया और मन ही मन कहा, अब यह घर तुम्हारा है। उस समय सब कुछ सामान्य था, स्नेहपूर्ण था। फ़ोन पर हंसी गूंजती थी, त्योहारों पर वीडियो कॉल होती थी और मुझे लगता था कि मेरे संघर्ष की कहानी का सुखद अध्याय शुरू हो चुका है। मैंने सोचा था अब जीवन ढलान पर है, पर शांत ढलान, जहाँ बस धूप होगी, पोती की खिलखिलाहट होगी और यादें होंगी। मुझे क्या पता था कि संघर्ष की असली परीक्षा अभी बाकी है। उस दिन दोपहर को मैं बरामदे में बैठी एक सलवार का घेरा नाप रही थी कि फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अभिषेक का नाम नहीं, किसी अनजान नंबर की घंटी चमक रही थी। दिल ने न जाने क्यों उसी पल धड़कना थोड़ा धीमा कर दिया। दूसरी तरफ से किसी अपरिचित आवाज़ ने बहुत औपचारिक लहजे में कहा, क्या आप अभिषेक त्रिपाठी की माताजी बोल रही हैं? उन्हें ऑफिस में अचानक सीने में दर्द हुआ है, हम उन्हें अस्पताल लाए। पर उसके बाद जो शब्द थे वे आज भी मेरे कानों में पूरे नहीं उतरते। हार्ट अटैक, हम बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी। फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बचा। मुझे याद है उस वक्त बरामदे में धूप थी, मशीन के पास आधी सिली सलवार रखी थी और मेरे भीतर जैसे सब कुछ एकदम से ठहर गया था। मैं वाराणसी में थी, मेरा बेटा बेंगलुरु में, राधिका वहीं थी और छोटी सी अन्वी, जिसे अभी हार्ट अटैक शब्द का अर्थ भी नहीं पता था। मैं जब तक पहुंची मेरा बेटा सिर्फ एक शांत चेहरा रह गया था। इतने बड़े शहर की भीड़ में मेरा संसार अकेला पड़ गया था। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग लौट गए तो राधिका की आंखों में डर साफ दिखता था। उसने धीमे से कहा था, माँ अब क्या होगा? मैंने उसका हाथ पकड़ा और बिना एक पल सोचे कहा, जब तक अन्वी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती मैं हूँ। उस वाक्य में मैंने अपने शेष जीवन का संकल्प रख दिया था। उसी महीने से मैंने हर महीने 40,000 रुपये उसके खाते में भेजना शुरू कर दिया। मैंने यही नहीं सोचा कि मेरी अपनी आय कितनी है, आगे का क्या होगा। मुझे बस इतना दिखता था कि मेरी पोती की किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। राधिका हर बार फ़ोन पर कहती, माँ स्कूल की फ़ीस बहुत है, यहाँ का खर्चा बहुत है। मैं कोशिश कर रही हूँ नौकरी की, पर अभी अन्वी छोटी है। उसकी आवाज़ में थकान होती और मैं बिना कोई सवाल किए अगला ट्रांसफ़र कर देती। धीरे धीरे त्याग आदत बनता गया। पहले मैंने अपनी 2 पुरानी सिलाई मशीनों में से एक बेच दी। सोचा अब क्लास भी कम हो गई है, एक मशीन काफ़ी है। फिर ऑर्डर कम होने लगे, शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं देता था। मैंने घर का आधा हिस्सा किराए पर उठा दिया। बरामदे में जो कभी लड़कियों की चहल पहल होती थी, वहाँ अब किराएदार का सामान रखा रहने लगा। अपने कमरे में सिमटते हुए मैंने खुद से कहा, यह भी अन्वी के लिए है। दवाइयों की पर्चियाँ अलमारियों में जमा होने लगी। घुटनों का दर्द बढ़ता गया, पर मैंने डॉक्टर के पास जाना कम कर दिया। पेंशन जो थोड़ी बहुत मिलती थी, वह हर महीने के ट्रांसफ़र के साथ ख़त्म हो जाती। कई बार महीने के आखिरी हफ्ते में मैं चाय में चीनी कम डालती, गैस बचाने को एक वक्त का खाना छोड़ देती, पर फ़ोन पर राधिका की वही पंक्ति दोहराई जाती, माँ अभी बहुत मुश्किल है, फीस, कोचिंग, सोसाइटी, मेंटेनेंस, आप समझती हैं ना? और मैं हर बार कहती, हाँ बेटी मैं समझती हूँ। सच तो यह है कि मैं समझना चाहती थी। मुझे भरोसा था कि मेरी मेहनत, मेरा त्याग किसी न किसी रूप में मेरी पोती की मुस्कान बन रहा होगा। मैं खुद से यही कहती रहती, शारदा अभी मत सोच,
जब अन्वी खड़ी हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। पर उस भरोसे की कीमत मैं धीरे धीरे अपने ही जीवन से चुका रही थी, और मुझे इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक बहुत देर नहीं हो गई। खुलासा किसी तूफान की तरह नहीं आया था, वह एक साधारण सी शाम के भीतर चुपचाप उतर आया था। मीनाक्षी का बेटा रोहन हैदराबाद में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। उस दिन किसी कॉरपोरेट अवार्ड नाइट का लाइव स्ट्रीम था, जहां उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ छोटे छोटे वीडियो बनाए और माँ को भेज दिए। जैसे आजकल बच्चे हर कार्यक्रम का हिस्सा घर तक पहुंचा देते हैं। मीनाक्षी तो बस यूं ही उत्सुकता में वीडियो देख रही थी। उसके बाद में बताया कि पहले तो उसे कुछ अजीब नहीं लगा, पर एक क्लिप में भीड़ के पीछे रोशनी के बीच उसे एक चेहरा जाना पहचाना लगा। उसने वीडियो रोका, जूम किया, फिर दोबारा चलाया और फिर वह सीधे मेरे दरवाजे पर आ खड़ी हुई। टैबलेट की स्क्रीन पर रोशनी झिलमिला रही थी। मंच सजा हुआ था, पीछे कंपनी का बड़ा सा लोगो, सामने तालियां बजती भीड़। एंकर किसी सीनियर मैनेजर को स्टेज पर बुला रहा था। कैमरा जैसे ही स्टेज की तरफ घूमता है, वहां थी राधिका। लाल रंग की साड़ी, माथे पर साफ सुथरी सजी सिंदूर की लकीर, गले में मोटा सा मंगलसूत्र। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही मुस्कान जो मैं वीडियो कॉल पर देखती आई थी। पर आज वह मुस्कान मेरे लिए नहीं थी। उसके बगल में एक सलीके से तैयार खड़ा आदमी माइक लेकर हंसते हुए कह रहा था, थैंक यू एवरीवन, एंड यस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय बिगेस्ट स्पोर्ट, मीट माय वाइफ राधिका मेहरा। उस शब्द वाइफ पर तालियां बजी। कैमरा कुछ सेकंड उसके चेहरे पर ठहरा। उसने हल्की सी झिझक के साथ मुस्कुराकर सिर झुकाया, जैसे ये परिचय नया नहीं, स्थापित हो। मैंने वीडियो की तारीख पर नज़र डाली। साफ साफ लिखा था, अभिषेक की मृत्यु के ठीक 14 महीने बाद का दिन। मेरा दिमाग जैसे गणित लगाने लगा। 14 महीने बाद शादी, और पिछले 3 साल से हर महीने मेरे खाते से 40,000 रुपये उसी के खाते में जाते रहे। विधवा बहू के नाम पर, अन्वी की फीस के नाम पर, अभी बहुत मुश्किल है माँ के नाम पर। मैं स्क्रीन देखती रही, जैसे उसमें कोई गलती ढूंढ रही हूँ। शायद यह कोई और राधिका हो, शायद नाम की समानता हो, शायद वीडियो पुराना हो, पर नहीं, चेहरा वही, आवाज़ वही, चाल वही, बस पहचान बदल गई थी। त्रिपाठी से मेहरा। उस क्षण मुझे पैसे का दुख नहीं हुआ, गहनों का, मशीनों का, किराए पर दिए घर का, किसी का नहीं। मुझे जो चुभा वह यह था कि इन 3 सालों में एक बार भी उसने सच बताने की जरूरत नहीं समझी। उसने मुझे यह अधिकार भी नहीं दिया कि मैं उसके फैसले को समझ सकूं, स्वीकार कर सकूं या अस्वीकार कर सकूं। उसने बस लिया, हर महीने नियमित रूप से, जैसे वह कोई दायित्व हो मेरा, और मैं देती रही जैसे वह मेरा धर्म हो। वीडियो बंद हुआ तो कमरे में सन्नाटा फैल गया, पर उस सन्नाटे में अब सिर्फ धोखे की गूंज नहीं थी, एक प्रश्न भी था जो पहली बार मेरे भीतर साफ आवाज में उठा था। क्या मेरा त्याग सिर्फ उसकी सुविधा था? वीडियो देखने के बाद मैंने पूरी रात जागकर काटी। घर की घड़ी हर घंटे की टिक टिक से जैसे मुझे याद दिला रही थी कि अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। सुबह होते होते मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी, तूफान से पहले वाली। मैंने चाय बनाई, कप हाथ में लिया, पर घूंट गले से नीचे नहीं उतरा। आखिरकार मैंने फ़ोन उठाया और राधिका का नंबर मिलाया। 2 रिंग में उसने फ़ोन उठा लिया। आवाज़ सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ माँ, कैसी हैं आप? उसके उस लहजे ने मेरे भीतर की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। मैंने सीधे कहा, राधिका, कल रात एक वीडियो देखा मैंने।
कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर उसने धीमे से पूछा, कौन सा वीडियो? मैंने उसकी आवाज़ में घबराहट ढूंढनी चाही, पर वहाँ सिर्फ सतर्कता थी। मैंने कहा, जिसमें तुम्हारे बगल में खड़ा आदमी तुम्हें अपनी पत्नी कह रहा है। दूसरी तरफ फिर सन्नाटा, लंबा ठंडा सन्नाटा। फिर उसने गहरी सांस ली और बिल्कुल सपाट स्वर में कहा, हाँ माँ, मैंने शादी कर ली है। शब्द इतने सीधे थे कि उनमें कोई अपराध बोध नहीं था। मैंने पूछा, कब? उसने जवाब दिया, अभिषेक के जाने के लगभग 1 साल बाद। मुझे भी जिंदगी जीने का हक है। उसका यह वाक्य मेरे कानों में हथौड़ी की तरह नहीं बल्कि बर्फ की तरह गिरा, ठंडा, कठोर, चुभता हुआ। मैंने बहुत धीरे से कहा, हक है बेटी, मैंने कब मना किया? पर मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वह थोड़ी तेज आवाज में बोली, बताकर क्या होता माँ, आप समझती क्या? आप तो अभी भी हर बात में अभिषेक को ढूंढती हैं। मुझे आगे बढ़ना था। मुझे अन्वी के लिए एक स्थिर घर चाहिए था। मैं सुनती रही। मेरे भीतर कहीं दर्द था, पर उससे बड़ा एक सवाल था। मैंने पूछा, और जो 3 साल से मैं पैसे भेज रही हूँ हर महीने, वह किस लिए? इस बार उसकी आवाज़ में हल्की सी झुंझलाहट आ गई। माँ, खर्चे कम नहीं होते। अन्वी की स्कूल फीस, कोचिंग, घर का लोन, आपको लगता है मैं मौज कर रही हूँ? मैंने पहली बार थोड़ी सख्ती से कहा, राधिका, सच बताना चाहिए था, मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी। तभी उसने वह वाक्य कहा जिसने मेरे सीने में कुछ स्थायी रूप से तोड़ दिया। देखिए माँ, मैं साफ कह रही हूँ, अगर आपने पैसे बंद किए या इस बारे में कहीं कुछ किया तो अन्वी से मिलना भूल जाइए। मैं उसका स्कूल बदल दूंगी, नंबर बदल दूंगी। वह अभी छोटी है, उसे जो समझाऊंगी वही मानेगी। आप चाहें तो उसे बता दीजिए कि आपने ही दूरी बना ली। फोन के उस पार उसकी आवाज़ स्थिर थी, जैसी वह पहले से यह संवाद तैयार करके बैठी हो। मेरे हाथ में पकड़ा कप कांप गया। चाय की कुछ बूंदें फर्श पर गिर पड़ी। मैंने धीमे से कहा, तुम मुझे मेरी पोती से दूर कर दोगी? उसने बिना हचके जवाब दिया, अगर मजबूर किया तो हाँ। मुझे अपनी जिंदगी भी देखनी है। उस क्षण में रोई नहीं, गुस्सा भी नहीं आया, बस एक गहरी थकान उतर आई। जैसे इतने सालों से जो रिश्ता मैं सींचती रही, वह दरअसल सिर्फ मेरी तरफ से था। मैंने आखिरी बार कहा, ठीक है राधिका, तुमने अपना रास्ता चुन लिया, अब मुझे भी सोचने दो। उसने बिना कुछ और कहे फोन काट दिया। फोन कटने के बाद घर का सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी था, पर इस बार वह सन्नाटा डर का नहीं था, वह किसी निर्णय के जन्म से पहले की खामोशी थी। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि त्याग अगर सम्मान न पाए तो वह सिर्फ इस्तेमाल बन जाता है। और शायद अब वक्त आ गया है कि मैं खुद को इस्तेमाल होने से रोकूं। टकराव के बाद कई दिन तक घर में एक अजीब सी चुप्पी पसरी रही। फोन अब भी बजता था, बैंक का मैसेज, किराएदार का सवाल, बिजली का बिल, पर जिस कॉल का इंतजार रहता था वह नहीं आता। मैं हर शाम अनजाने में मोबाइल को उलट पुलट कर देखती, जैसे स्क्रीन पर अन्वी का नाम अपने आप उभर आएगा। उसी बीच एक दोपहर जब मैं पुराने कागज छांट रही थी, लैपटॉप की हल्की सी टिन आवाज आई। मेरे ईमेल पर नया संदेश था। भेजने वाले का नाम अनजान था, कोई अजीब सा यूजर नेम। पहले तो मैंने सोचा स्पैम होगा, पर विषय पंक्ति पढ़ते ही सांस अटक गई। दादी प्लीज पढ़िए। कांपते हाथों से मेल खोला। अंदर टूटी फूटी हिंदी और थोड़ी सी अंग्रेजी में लिखा था, दादी, मम्मा कहती हैं आप दूर रहती हैं इसलिए नहीं आती, पर मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। पापा के पुराने लैपटॉप में आपका ईमेल मिला, क्या आप मुझे लेने आएंगी कभी? मैं आपको याद करती हूँ, आपकी अन्वी। उस एक मेल ने जैसे मेरे भीतर जमी बर्फ पिघला दी। मैं स्क्रीन को छूकर रो पड़ी। तो उसे याद है, उसे पता है, उसे यह नहीं बताया गया कि दादी ने मुंह मोड़ लिया।
उसने खुद अपने पिता के पुराने लैपटॉप में मेरा पता ढूंढा। मतलब अभिषेक की चीज़ें अभी पूरी तरह मिटाई नहीं गई थी। उस मासूम ने अपने तरीके से सच तक रास्ता बनाया था। वही मेल बाद में सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं, कानूनी प्रमाण भी बना। अगले ही सप्ताह मैं वाराणसी की जानी मानी महिला वकील नेहा शुक्ला से मिलने गई। उनके चैम्बर की दीवारों पर कई केसों की फाइलें सजी थी, पर उनकी आंखों में कठोरता नहीं, स्पष्टता थी। मैंने पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुनाई। पैसे, दूसरी शादी, धमकी और यह मेल। उन्होंने बीच में मुझे नहीं टोका, बस नोट्स बनाती रही। फिर धीरे से बोली, शारदा जी, यह सिर्फ भावनात्मक मामला नहीं है, यह कानूनी मामला भी है। आपने जो पैसा भेजा वह तथ्यों को छुपा कर लिया गया, और अन्वी आपसे मिलना चाहती है, यह उसका अधिकार है। 2 मुकदमे दायर हुए। पहला धोखाधड़ी से प्राप्त राशि की वापसी की दीवानी दावा, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांसफर की रसीदें और दूसरी शादी का प्रमाण पत्र। दूसरा मुलाकात अधिकार के लिए याचिका। नेहा जी ने कहा, दादी का रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं, कानून से भी सुरक्षित है। मैंने पहली बार महसूस किया कि न्याय केवल अदालत की दीवारों में नहीं, शब्दों में भी बरसता है। प्रारंभिक सुनवाई का दिन आया। मैं कोर्ट की बेंच पर बैठी थी। दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। राधिका दूसरी तरफ खड़ी थी, आंखें झुकी हुई, पर चेहरा अब भी संयत। न्यायाधीश ने दस्तावेज देखे, अन्वी का मेल पढ़ा और कुछ मिनटों की गंभीर चुप्पी के बाद कहा, अंतरिम आदेश। बच्ची को अपनी दादी से नियमित संपर्क का अधिकार है। हर रविवार शाम 7 बजे वीडियो कॉल अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन हुआ तो कठोर कार्रवाई होगी। उस क्षण मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से पत्थर हटा दिया हो। यह पूरी जीत नहीं थी, पर शुरुआत थी। पहली बार मुझे लगा कि मेरी आवाज़ सिर्फ दीवारों से टकराकर लौटने वाली नहीं रही, अब उसे दर्ज किया गया है। उसी रविवार शाम 7 बजे स्क्रीन पर अन्वी का चेहरा उभरा। उसने मुस्कुराकर कहा, दादी, अब मम्मा कह रही हैं कि हर संडे बात करनी है। कोर्ट, अंकल ने कहा है। मैं हंस पड़ी, आंसुओं के बीच। कानूनी लड़ाई अभी भी लंबी थी, पर एक बात साफ थी, अब रिश्ता किसी के दया पर नहीं, अधिकार पर टिका था। और शायद पहली बार मैंने अपने लिए खड़े होने का अर्थ समझा। अदालत का नोटिस जब बेंगलुरु पहुंचा तो वह सीधे राधिका के हाथ में नहीं, उसके नए पति आदित्य के हाथ में पड़ा। लिफाफे पर अदालत की मोहर थी, अंदर बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपियां, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र और मेरे द्वारा दायर याचिका की प्रति। नेहा जी ने मुझे बाद में बताया कि उस दिन उनके घर में पहली बार सन्नाटा टूटा था, और इस बार वह सन्नाटा मेरे घर जैसा बेबस नहीं, सवालों से भरा हुआ था। आदित्य ने राधिका से सीधा पूछा होगा, ये हर महीने 40,000 क्या है, और यह 3 साल पुराना ट्रांसफ़र क्यों दिख रहा है। सच जब आधा बताया जाता है तो वह एक दिन पूरा होकर सामने खड़ा हो ही जाता है। उसे यह पता था कि राधिका विधवा है, एक बच्ची है, पर यह नहीं पता था कि एक बूढ़ी माँ वाराणसी में बैठी है, अपनी पेंशन और अपनी मेहनत से हर महीने पैसे भेज रही है। और उसे सच नहीं बताया गया। घर में तनाव बढ़ा। भरोसा जो नए रिश्ते की नींव होता है, उसमें दरार आ गई। आदित्य का स्वर अब पहले जैसा सहज नहीं रहा। उसने राधिका से कहा होगा, अगर तुमने अपनी सास से सच छुपाया तो मुझसे क्या नहीं छुपाओगी। यह सवाल किसी भी रिश्ते को हिला देने के लिए काफ़ी होता है। राधिका, जो अब तक हर मोर्चे पर नियंत्रण में थी, पहली बार 2 तरफ से घिर गई। एक तरफ अदालत, दूसरी तरफ अपना घर। और शायद पहली बार उसे समझ में आया कि सुविधा और सत्य साथ साथ नहीं चलते। कुछ हफ्तों बाद नेहा जी के पास राधिका के वकील का फोन आया। वे समझौते की बात करना चाहते थे। मैं खुद उस बातचीत में शामिल नहीं हुई। अब मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं थी।
दस्तावेज बोल रहे थे, शर्तें साफ थी, धोखाधड़ी से ली गई राशि किस्तों में वापस होगी और उससे भी महत्वपूर्ण अन्वी से मिलने का अधिकार स्थायी रूप से सुनिश्चित होगा। अदालत में लिखित समझौता हुआ। राधिका ने यह स्वीकार किया कि उसने दूसरी शादी की जानकारी छुपाई और आर्थिक सहायता लेना जारी रखा। आपराधिक मामला मैंने वापस ले लिया क्योंकि मेरा उद्देश्य बदला नहीं था, संतुलन था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।